हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक हो के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो जो मेरा यूपी ट्रिपल एससी जो मुख्य सेविका का सिलेबस था, उसमें जो सेकंड चैप्टर मेरा दिया था जात लिंग का असमानता धर्म और भाषाएं, उसके बारे में आज जब नेक्स्ट वीडियो भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जात की परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी है। तो जात की जनरली परिभाषा क्या होती है। जाति प्रथा एक विचित संस्था है। धर्म के अतिरिक्त जो संस्था भारतीयों को सर्वाधिक प्रभावित करती है वह जाति प्रथा है। ठीक है, ये जात की परिभाषा है। एक राइटर थे केतकर नाम के जो राइटर थे, उन्होंने जाति की परिभाषा क्या दी थी कि जाति एक सामाजिक समूह है। क्या है? जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं होती हैं। केतकर के अनुसार जो जाति है एक सामाजिक समूह है, मतलब कि कहने का एक समाज में एक जो समूह किसी वर्ग का एक समूह रहता है विशेष जाति का, तो उसे हम जो समूह रह रहा होगा उस समूह को हम एक जाति बोलेंगे। ठीक है, कोई भी समूह अगर आपके समाज में एक समूह है विशेष वर्ग का, मान लो आप एक किसी जनरल कास्ट के एक समूह रह रहा है, किसी ओबीसी जात का रह रहा है समूह, तो उसे हम जाति बोलेंगे पर्टिकुलर। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा, केतकर जी ने कहा है कि एक जात एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे जात की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है उस जात के विशेष के सदस्यों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी जाति उस जात के होते हैं। कहने मतलब है जो जात की सदस्यता होती है उस व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। ठीक है, जिस व्यक्तियों से वो जाति उत्पन्न होती है। ठीक है, और उस जात के सदस्य जो होते हैं उस समूह से आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने क्या बताया था कि जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न समाज के निगम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। कहने मतलब एक समूह जो होगा किसी जाति का, वह दूसरे निम्न जाति के समूह से शादी ब्याह नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वह उच्च जाति का है। तो उच्च जाति का करने का मतलब है अगर कोई अपने जो शादी ब्याह करेगा अपने पैरेलल या अपने बराबर वाली ही जाति में करेगा, ऊंच नीच जाति में नहीं कर सकता। ये प्रतिबंध उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा है, केतकर जी ने कहा है कि जात की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, बताएंगे एक एक जात के बारे में। उन्होंने पहला बताया था कि जात के सदस्य कठोर सामाजिक नियमों को मानते हैं। जो जात के सदस्य होते हैं और जो जाति के समूह के जो नियम कानून होते हैं उनको बहुत अच्छे से मानते हैं, कठोरता उनका पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जात की सदस्यता वंशानुगत हो सकती है। जो जात की सदस्यता है, जिस जाति में जो मेंबर रहते हैं वंशानुगत हो सकते हैं, कहना मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट, जाति का कोई भी सदस्य अपनी जात समूह के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर जो जात का समूह है तो अपनी किसी ऊंच या नीच जाति से अपने विभिन्न प्रकार की जात से शादी नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न जाति के लोग शादी नहीं कर सकते, वो अपने पैरेलल ही शादी करेंगे। ऐसा नहीं है किसी कोई ओबीसी कास्ट का है जनरल में कर ले। उन्होंने बताया, ऐसा अनुमान लगाया है कि कोई भी सदस्य अपनी जात के समूह के बाहर शादी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, क्या केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होता है जो इस जाति के विशेष उत्पन्न होते हैं। कहने मतलब है जो यह जो हमारा जाति का जो कहने मतलब है ये उसी जाति तक सीमित होता है जिस जाति के सदस्य उत्पन्न हुए होते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जाति की संरचनात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे पहला दिया है खंडनात्मक विभाजन। इसमें जो आप देखने को पा रहे हैं, जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज को कुछ खंडों अथवा टुकड़ों में विभाजित करती है। प्रत्येक खंड सदस्य के स्थिति पद का और कार्य जन्म से ही निश्चित होते हैं। प्रत्येक खंड के सदस्यों में से एक दृढ़ सामुदायिक भावना होती है और अपनी जात के नियम तथा स्थिति के अनुसार कार्य करना सभी नैतिक कर्तव्य होता है। कहने का मतलब है इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जात एक तबका है तो एक विशेष प्रकार का कार्य कर रहा होगा। मान लो अगर लेबर जाति का तबका है तो लेबर ही काम करेगा। ठीक है, ऐसा ही पहले देखने को मिलता, लेकिन अब आपके ज़माने में, अब नए ज़माने में ऐसा नहीं है। अब ओपन जो एरा चल रहा है इसमें ऐसा आप देखने को नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक जो जाति का बताया है ना विभाजन किया है खंड का, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विशेष जाति के लोग होते हैं विशेष जाति का काम करते हैं। अगर कोई मतलब नाई है तो नाई काम करेगा, नाई जात का है। अगर कोई दूसरा है लेबर जात तो लेबर काम करेगा। उनका जो काम होता है वो फिक्स होता था। ठीक है, तो उन्होंने खासकर इस हेडिंग में यही बताया है। फिर नेक्स्ट क्या है, संस्तरण। इसमें क्या है, जात के विभिन्न खंडों में ऊंच नीच निश्चित संस्था में होता है जिसका निदान जन्म के आधार पर होता है। इस संस्था में एक निर्माण प्रमुख रूप से 5 जातियों द्वारा हुआ है, जिसमें ब्राह्मण जातियों की स्थिति सर्वोच्च, इस पर जातियों की स्थिति निम्नतम है। कहने का मतलब इसमें ब्राह्मण की जो जाति है उसको सर्वोच्च माना गया है और कुलीन माना गया है। जो हमारी लेबर जाति है वो निम्न जात मानी गई है। ठीक है, लेबर हो गया, जनजात हो गई, जनशोषित जनजात हो, उनको निम्न वर्ग माना गया। हमेशा जो ब्राह्मणों को उचित स्थान दिया गया है, मतलब कहने का राइटर का ये मतलब है। ठीक है, और कह रहा चौथे स्थान पर एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक वर्ण के अंदर सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है
क्योंकि जैसे शूद्र जाति हो वो निम्न जाति में आते थे और हमारे जो ब्राह्मण वैश्य थे वो उच्च जाति में आते थे, ठीक है। तो ये श्रेणीवार बांटा गया था, उनका संस्करण किया गया था। तो कहने मतलब है इन वर्गों के हिसाब से उनका अलग अलग काम होता था। पहले से होते थे ब्राह्मण शूद्र वैश्य होते थे ना, तो उनका अलग अलग काम होता कि ब्राह्मण का ज्ञान देना, वैश्य का होता कि मतलब व्यापार करना, क्षत्रिय का होता रक्षा करना, शूद्र का काम शूद्र जो दिया था उसका काम होता है मतलब जो लेबर वगैरह काम होता है, ठीक है। वो काम होता है ये जाति के 4 जो हमारे बताए गए हैं, जातियों के 4 भाग बताए गए हैं। कौन से? ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया एंड क्षत्रिय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खान पर और सामाजिक सहवास के प्रति प्रतिबंध। अब इसमें यह है कि यह जाति प्रथा निषेधात्मक पहलू है जिसके अनुसार प्रत्येक जाकर अपने सदस्यों के खान पान और सामाजिक सेवा के प्रतिबंध लगाती। कहने मतलब है कि आपने कभी पुराने आपके प्राचीन समय में देखा होगा कि ब्राह्मणों का उच्च स्थान होता था, उनके बराबर में कोई बैठ नहीं सकता था, उनके साथ कोई खा नहीं खा सकता था, मतलब उनका जो स्तर होता था एक प्रकार का उच्च स्तर होता था। और जो निम्न स्तर के आते थे लोग, बंधुआ मजदूर हो गए, लेबर हो गए, शूद्र हो गए, वो निम्न जाति में आते थे। तो ठीक है, वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर परस्पर बात नहीं कर सकते थे, ना उनके बराबर बैठ सकते हैं, ना उनके बराबर कुछ खा पी सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। उनका एक ही काम होता था, काम करना, लेबर करना, कुछ भी करना। कुल मिला के वो ब्राह्मणों जैसा काम नहीं कर सकते थे, उनको प्रतिबंध लगा था सामाजिक, ठीक है। और इसमें लिखा है बनाया गया भोजन करने की अनुमति नहीं थी। अन्य जातियों को ब्राह्मण द्वारा बनाए गए भोजन ग्रहण की करने की अनुमति है, लेकिन स्वयं करने का मतलब है अगर ब्राह्मण जो होते थे वो ब्राह्मण के द्वारा ही बनाया गया खाना खाते थे। वो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाया गया खाना भोजन का ग्रहण नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वो कुलीन अपने आप को कुलीन मानते थे। अब ऐसा आप इस एरा में आप देख रहे होंगे, इस ज़माने में आप देख रहे होंगे किसी होटल पे खाते तो हम पता नहीं होता कि वो निम्न जाति का है या उच्च जाति का है। तो ये हमको इस प्रकार का जो नज़रिया है हमको सही भी लगता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जान लो आप किसी से कहेंगे आप उच्च जाति में जाती हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि उसके बाद भेदभाव का होगा, ठीक है। तो भेदभाव होगा तो इससे अच्छा आप देखो होटल पे जाते होंगे तो ऐसा उसमें नहीं लिखा होगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये नहीं है। वहाँ पे आप ये धीरे धीरे जो बीच का जो उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी का जो गैप था धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया जो प्रतिबंध, ये पुराने ज़माने की बात बताई जा रही है, प्राचीन काल की बात बताई जा रही है कि जो ब्राह्मण थे उच्च वर्ग में आते थे वो निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण नहीं करते थे। नेक्स्ट क्या है? वैवाहिक प्रसंग। इसमें क्या प्रत्येक जाति में अंतर विवाह के नियम का कठोरता से पालन किया जाता था। मतलब जो विवाह थे वो अंतर जाति के लोगों से विवाह नहीं कर सकते थे। मतलब एक कहने का मतलब है अगर जो उच्च जाति का कोई लोग है वो निम्न जाति के लड़की से शादी नहीं कर सकता था, ठीक, ये प्रतिबंध था। फिर है इसमें कोई भी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। आरंभ में यह नियम विभिन्न वर्णों के बीच पृथकता बनाए रखने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक एकता की भावना बढ़ाने की सभी प्रमुख जातियां अनेक उपजातियों में विभाजित हो गई और प्रत्येक जाति के समूह में अंतर विवाहित। मतलब ये है कि आप देखो धीरे धीरे समय बदलता गया तो अब ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा अब ये प्रतिबंध हट गया है कुल मिला के कि आप किसी कास्ट के हैं तो किसी कास्ट की लड़की से शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर प्रतिबंध कोई नहीं रहा क्योंकि जो हमारा समय है बदल चुका है, प्राचीन समय नहीं, अब नए युग में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये समय बदल चुका है, ठीक है। जो वैवाहिक प्रतिबंध था वो हट गया है कुल मिला के। तो अब ऐसा नहीं है कि आप पुराने ज़माने में हैं, प्राचीन काल में हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। आप फ्री हैं, आप 18+ हैं, 21+ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहने मतलब किसी से भी शादी कर सकते हैं फीमेल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्यवसाय की आनुवंशिक पसंद। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक जाति का निश्चित व्यवसाय होता था। इसमें कहने मतलब एक प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। जैसे जो वैश्य थे उनका जो मुख्य जो काम था वो होता था व्यापार करना, ठीक है। जो क्षत्रिय का काम होता था रक्षा करना। ब्राह्मण का काम क्या होता था? शिक्षा देना, ठीक है। और जो शूद्र का काम होता है वो लेबर जो होते हैं मजदूरी करना, दिहाड़ी करना, ये काम होता था। हमारे जो शूद्र होते थे उनका काम होता था। तो एक कुल मिला के जो हमारा समाज था वो 4 जातियों में बटा था। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य और शूद्र में बटा था, ठीक है। तो कहने मतलब है कि जो अपना अलग अलग जो जाति के लोग थे उनका अलग अलग उनका निर्धारित था, ठीक है। अलग अलग वो काम के उनके लिए बंटवारा था कि हाँ आप ये काम करेंगे, आप ये करेंगे। जो जिस कुल में जन्मा था उस कुल का काम वही करेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है उस द्वारा जीव उत्पादित करना अधर्म समझा जाता। इसी आधार पर सभी व्यक्ति अपनी जात के सदस्यों को दूसरी जात के व्यवसाय करने से रोकते थे। कहने का मतलब जो एक उच्च जाति के लोग थे जो अपना काम कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, वो निम्न वर्ग का जो कोई भी लोग है वो उच्च जाति के लोग का जो काम था वो नहीं कर सकता था। केवल उच्च जाति के लोग ही काम कर सकते थे। ये प्राचीन काल में था, जो अब नए ज़माने में ऐसा नहीं है। ऐसा आपको देखो, मान लो कोई टीचर है तो आपका वो ऐसा निम्न जाति भी का हो सकता है, उच्च जाति का भी हो सकता है। ऐसा नहीं, शिक्षा आप किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, वो चाहे निम्न जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो। लेकिन ये पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। केवल जो शिक्षा थी वो ब्राह्मणों से ली ही जाती थी, जो निम्न जाति के लोग थे उनसे नहीं ली जाती थी, ठीक। तो यहाँ पर इस हेडिंग में जनरली यही बताया गया है कि जो
जाति थे उनका विभिन्न विभिन्न की जाति को विभिन्न विभिन्न जाति की जो जाति के लोग थे उनका विभिन्न विभिन्न व्यवसाय था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी जो हेडिंग है उसमें क्या है। अब इस हेडिंग में क्या है, भारत में अनुसूचित जाति की समस्याओं का वर्णन। जो हमारी अनुसूचित जातियाँ होती हैं उनकी समस्या क्या क्या होती हैं। जो पहला है अस्पृश्यता की समस्या, अनटचेबिलिटी। ठीक है, इन दलित जातियों की सबसे बड़ी समस्या अस्पृश्यता रही है। कहने मतलब है छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। जब ऐसा होता था पहले, अगर पुराने प्राचीन काल में देखें, जो नीचे वर्ग के नीचे तबके के लोग, निम्न वर्ग के लोग थे, अगर ऊंचे लोग को छू लेते थे तो अछूत माना जाता था। ठीक है, अनटचेबिलिटी माना जाता। लेकिन फिलहाल आप जानते हो क्या है, ये हमारा जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है, उसमें लिखा है जो छुआछूत को मतलब ये नहीं, कानूनी नहीं है कि माना जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल कहता है। ठीक है, और इसमें जो है और इसमें देखने को मिल रहा है व्यवसाय। और हाँ, इन दलित जातियों की सबसे बड़ी समस्या अस्पृश्यता है, क्योंकि इनके व्यवसाय निम्न और घृणा प्रकार के थे, अतः उच्च जातियाँ इनसे सामाजिक दूरी बनाए रखती। कहने का मतलब है, अगर जो कोई लुहार है लुहारी कर रहा है, ठीक है, कोई अगर मोची है तो मोची कर रहा है, वो निम्न जाति का हो गया। उनसे जो उच्च जाति के लोग थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, कोई भी हो उच्च जाति का लोग, तो उससे सामाजिक परस्पर दूरी बनाए रखते थे। ठीक है, उनका दिया हो खाना नहीं खाते थे। ठीक है, उनका छुआ हो कुछ नहीं करते थे। अगर छू भी जाता था तो उसे अपवित्र मानते थे। ठीक है, कहने मतलब है उनसे हमेशा दूर रहते थे। फिर अगला देखेंगे क्या है, स्वयं को अपवित्र हो जाना मानते थे और पवित्र होने के लिए कुछ अनूठा तमाम प्रकार की क्रिया। इन जातियों में उच्च जाति के सामाजिक दूरी बनाए रखते थे। इन बस्तियों गांव अथवा नगरों से बाहर होती थी। कहने मतलब अगर किसी गांव में उच्च जाति के लिए वास करते हैं तो जो उसमें जो निम्न जाति की जो जातियाँ थी वो गाँव से बाहर बसती थी। उनकी जो बस्तियाँ थी वो बाहर रहती थी, गाँव के अंदर नहीं रहती थी। ठीक है, उनके लिए अलग कोई तालाब होते थे, हाँ, और उनके पानी पीने के लिए उनके अलग तालाब होते थे, नहाने के लिए अलग व्यवस्था होती थी। ठीक है, कुल मिला के वो गाँव से अलग ही वो रहते थे। ठीक है, उनके अलग धर्मशाला होती थी, उनका अलग सार्वजनिक स्थल होता था। जो ये सब प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम जो ये पूरा मैटर लाए हैं, जो आपका सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब यूपी जो ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका के भर रहे हैं, उसमें सोशियोलॉजी का एक विशेष महत्व है। तो सारा कंटेंट हम सोशियोलॉजी की बुक से लेकर आए हैं, एक कोई अपने मन से लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सोशियोलॉजी से पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसा है तो इसीलिए हम आपको इस कंटेंट सब पूरा बुक से लेकर आए हैं, अपने मन से कहीं से लेकर नहीं आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या है, हाँ, इसमें कह रहा उपयोग नहीं कर सकते। कहने मतलब अगर कोई निम्न जाति का कोई वस्तु उपयोग कर लिया तो उसे उच्च जाति के लोग उस वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, उसे छुआछूत मानते थे। फिर अगर हमारा है क्या, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है, सैकड़ों वर्षों से विभिन्न प्रकार की निर्गयोतताओं का सामना तथा परंपरागत घटित तथा निम्न प्रकार के व्यवसाय करते रहने के कारण इन जातियों का आर्थिक स्तर भी अत्यंत निम्न हो गया। कहने का मतलब एक ही प्रकार के मोची है, अगर कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ज़िंदगी भर अगर एक मोची है उसका लड़का भी मोची होगा, फिर उसका लड़का मोची होगा, तो उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इस मोची का लड़का किसी पढ़ा लिखा बन गया, नौकरी करने लगा, तो उसका आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मोची से कुछ पढ़ लिख गया और उसको नौकरी करने लगा, तो उसका कहने का मतलब है जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्या है, और कहते हैं ये इन्हें अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ सकते थे, इन्हें उच्च जातियों के यहाँ बेकारी करना पड़ता था। कहने का मतलब है ये जो निम्न जाति के लोग थे ये उच्च जाति के लोगों के यहाँ बेकारी पे काम करते थे। हाँ, आओ तुमको एक खुराक खाना दे देंगे, आप हमारे वहाँ ये काम करिए, ये काम करिए, वो काम करिए, तो ऐसा बेकारी का काम बोला जाता था। और हाँ, वही देखो सामने लिखा, इसकी बेकारी करनी पड़ती थी, इनके सामने भरण पोषण की समस्या हमेशा बनी रहती थी। कहने का मतलब ये दूसरे वहाँ काम करते थे तो उनको खाना की जो दिक्कत थी, खाने पीने की, वो दिक्कत हमेशा रहती थी, इसलिए वो बेकारी का काम करते थे। क्योंकि जो उच्च लोग के थे उनके पास खाने पीने की उपलब्धता ज़्यादा थी, अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। ठीक है, और बच्चों की शिक्षा वह तो ना अपने बच्चों को शिक्षा, हाँ, वह जो थे अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पाते थे। कहने का मतलब अगर जो बच्चा के खाने पाने के लाले पड़े हैं, यहाँ घर में खाना पानी है नहीं, तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगे, ये भी दिक्कत उनके सामने आने को मिलती थी। सॉरी। और आगे देखते हैं, समाज में उस स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा रख सकते थे, लेकिन इन्हें केवल जीवित रहने के लिए भोजन तथा अन्य सामग्री उच्च जातियों से ही प्राप्त होती थी। कहने का मतलब इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए, रहने के लिए कपड़े लत्ते वगैरह, जो भी दैनिक जीवन की जीवनचर्या में जो भी आवश्यक चीज़ें थी जो प्राप्त करते थे, ये उच्च लोगों के, उच्च कुलीन लोगों से ही प्राप्त करते थे। खुद का अपने कुछ नहीं कमा पाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके पास इनकम का सोर्स नहीं होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक समस्याएँ। इन्हीं राजनीतिक समस्याएँ रूप से भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता के पूर्व तक उन्हें सरकारी नौकरी तथा प्रशासन में कोई स्थान नहीं। जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक जो निम्न वर्ग के लोग थे, तब तक उन्हें सरकारी नौकरी करने का कोई भी अधिकार नहीं था, ना कोई प्रशासन में अधिकार था, ना सरकारी नौकरी में कोई अधिकार था। राजनीतिक दृष्टि से उनका कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ
स्वतंत्रता के पश्चात इनकी समस्या लगभग समाप्त हो गई और ये वोट दे सकते थे। जब वोट देंगे तो ये पंचायत में अपना लोकसभा तक चुनाव भी लड़ सकते थे। कहने का मतलब जिनकी आयु 21 वर्ष से पहले थी, अधिक थी, वो अपना वोट दे सकते थे। और स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अगर ये स्वतंत्रता भारत में जब अपना वोट दे सकते थे और लोकसभा में चुनाव भी लड़ सकते थे, ठीक है। अब देखो वहाँ स्थिति बदल गई। अब देखो वहाँ से डिफरेंस हमारा भारत स्वतंत्रता के बाद हमारा जो स्थिति है वो बदलना स्टार्ट हो गई। आज के ज़माने में ऐसा समय है कि आप कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, ठीक है। तो ये स्थिति काफ़ी चेंज हो गई है। ये चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हर जात के लोग ही लोग कहते हैं ना, मानो मानो, चाहे मानो तो मानो है, चाहे वो जिस जात का हो, ठीक है। मनुष्य ही मनुष्य है, चाहे वो जिस जात का हो। ऐसा नहीं उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी ब्लड है, उसके अंदर फिर 2 ही लंग्स है। आपके ऐसा नहीं कि आप उच्च जाति के तो आपके अंदर 4 लंग्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आदमी समान होता है, केवल जाति का फ़र्क होता है, ठीक है। तो यही बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, शैक्षणिक समस्याएं। अच्छा, शैक्षणिक समस्या क्या थी? इन्हें परंपरागत रूप से शिक्षा से दूर रखा गया था। इन्हें किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता था। साथ ही आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण इनमें शिक्षा केंद्र तथा अन्य जातियों की तुलना में बहुत कम। अंग्रेजी शासन काल तथा स्वतंत्रता के पश्चात उनकी शैक्षिक स्तर उठने लगा। कहने मतलब स्वतंत्रता, भारत देश हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद इनकी शैक्षिक जो हमारा जीवन था उसमें भी सुधार हो गया। इन्हें जो पढ़ने लिखने की थोड़ा आज़ादी मिल गई, ठीक है। अपना जीवन यापन करने की, अपना बात रखने की आज़ादी मिल गई, ठीक। तो इन्हें विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं सरकार से स्टार्ट हुई, उनको उन योजनाओं का लाभ मिलना स्टार्ट होगा। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी, उनका जो लाभ था इन तक पहुँचने लगा, ठीक है। और इन पर जो प्रतिबंध लगे थे वो खत्म होने लगे। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। दलितों के समझ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर रूप धारण किए हुए थे। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनके परिवार अल्पोषण या कुपोषण का शिकार हो जाते थे। आधुनिक चिकित्सा के लिए धन नहीं होने के कारण या जड़ी बूटी तथा जादू टोने पर, हाँ, कहने मतलब जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया तो इनके पास जो हमारा आजकल होलोपैथ क्या बोलते हैं, अंग्रेजी दवा जो होती है, ठीक है, होलोपैथी बोलते हैं शायद, हाँ होलोपैथी बोलते हैं। उनका इनके पास तब प्रयोग नहीं कर सकते थे जब ये जादू टोने जड़ी बूटियों में विश्वास करते, तब इनके पास पैसे की इतना उपयोगिता नहीं थी, इतना पैसा इनके पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये दवा उस टाइप की कर पाते। तो इन्हें स्वास्थ्य बीमारी संबंधी बीमारी भी इनको हो जाती थी, समस्याएं भी हो जाती थी, जिससे कुपोषण हो गया, ठीक है। अनेक प्रकार की बीमारी होती, मलेरिया हो गया, इस सब जो है बीमारियों से जूझते रहते थे और इनका अंततः निधन भी हो जाता था इन बस्तियों के कारण। अत्याचार एवं शोषण संबंधी। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक दलित जातियां अत्याचार, उत्पीड़न तथा शोषण के शिकार हुआ। बंधुआ मजदूर बेगा लेना, उनकी भूमि पर अधिकार जमा लेना। कहने मतलब अनुसूचित जो जनजाति थी उन पर दलित जातियां जो थी उनका अत्याचार उत्पीड़न होता था, उनकी महिलाओं का बलात्कार होता था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया जाता था। तो ऐसा सब जो उनके ऊपर उत्पीड़न किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। अनुसूचित जो जातियाँ थी, जो नीचे निम्न वर्ग की जातियाँ थी, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक है। और उनको विशेष कर महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा घटनाएं ऐसी घटनी थी। फिर हम एक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जात एक बंद वर्ग है, यह कथन स्पष्ट करो। ये आपको सोशोलॉजी की बुक में स्पेसिफाई करते हुए देखने को मिल जाएगा कि ऐसा हाँ कैसे लिखा है, तो आपको ये मिल जाएगा देखने को। तो वहाँ पे एक लिखा था कि मतलब जात एक बंद वर्ग है, इसको स्पष्ट करो, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा इस सोशोलॉजी की बुक में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो हम आपको बता रहे हैं इसमें पॉइंट में के बारे में क्या है। एक जात के सदस्य अपनी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकते थे। ये जाति बंद वर्ग है। बंद मतलब आप किसी एक जात में बंद हैं, ठीक है। आप किसी दूसरी जात के लोगों से शादी नहीं कर सकते। इस कथन का, ये स्टेटमेंट का ये आंसर था, ठीक। अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवस्थाएं होती थी। कहने मतलब जो उच्च वर्ग के लोग जो लोग थे उनकी अलग ही उनका व्यवसाय होता था, ठीक है। जो निम्न लोग थे उनका अलग ही व्यवसाय होता था। ये कहने का मतलब ये बंद, एक प्रकार का बंद वर्ग था। अगर मोची है तो मोची का लड़का मोची होगा, अगर नाई है तो नाई का लड़का नाई होगा। तो एक प्रकार बंद था, ओपन नहीं था कि हाँ मोची का लड़का कभी कुछ नौकरी करने लगा। क्यों नौकरी नहीं कर सकता था पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, तो एक बंद था, मतलब क्लोज था, वो क्लोज कास्ट थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित थी। फिर वही बात आ गई, जो संपूर्ण जो जाति व्यवस्था थी ब्राह्मणों के ऊपर ही डिपेंड करती थी कि ब्राह्मण कैसा व्यवहार करते हैं। उच्च जाति के जो लोग होते हैं ब्राह्मण की कैटेगरी में आते थे, वो निम्न जाति के लोगों से कैसा बिहेवियर करते थे, कैसा व्यवहार करते थे। तो ये टोटली डिपेंड होता था हमारे जो ब्राह्मण लोग थे उनके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निश्चित होती थी, यदि उसने अपनी जाति के नियमों का उल्लंघन करते कारण जाति से बहिष्कृत न कर दिया जाए। हाँ, अगर मान लो कोई जिस जाति में पैदा हो गया वो उसी जाति का माना जाता था।
मगर मान लो कि अगर कोई निम्न जात में पैदा हुआ तो निम्न जात का ही माना जाएगा। अगर उसने उल्लंघन किया ऊपरी जात में या उच्च जात में जाने का, तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसा था प्राचीन काल में। अब क्या है, सभी जातियों में ऊंच नीच एक स्तर का होता है तथा ब्राह्मणों का ऐसे सर्वोच्च है। अब क्या है कि ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण का स्थान माना गया है सबसे ऊपर माना गया है। ठीक है, उच्च वर्ग लोग माने गए। आज भी ऐसा ज़माने में माना जाता है कि ब्राह्मण होते, पंडित जी होते हैं, वो उच्च वर्ग में आते हैं। तो ऐसा आज के ज़माने में भी ऐसा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो हम इतना ही था आज के वीडियो में धर्म के बारे में बताए हैं। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे आपके बारे में, हम अब लेकर आएंगे धर्म भाषाएँ। जो मेरा सेकंड चैप्टर था धर्म और भाषाएं, अब उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके बारे में धर्म और भाषाएं के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो पेट का परसेंटाइल कितना होगा जिससे हम इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो आपको बता दें, यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 92 से पद टोटल थे और उसमें जो बैठने को पाए थे उसमें ऑल ओवर सभी लड़कियां बैठने को पाई थी। तो इसका मान से चल रहे हैं इसमें भी बैठने जिसका परसेंटाइल 10-12% या सॉरी 10-12-15 नंबर 20 नंबर होगा वो सब बैठने को पाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ था कि सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए तो सब एग्ज़ाम देने को पाई थी। ठीक है, तो चलिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारे एग्जाम आरजू क्लासेस को, और आपको बार बार हम इस तरह के वीडियो लेकर आएंगे। आपका पूरा सिलेबस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।